अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। खित्ते में जंग के शोले अब बुझ चुके हैं और हमने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। गो के मशरक़ वस्ता गुज़श्ता कई बरसों से कशीदगी, प्रॉक्सी तनाज़ात और बड़ी ताकतों के तसादुम का मरकज़ बना रहा, लेकिन हालिया पेशरफ ने एक नई उम्मीद को जन्म दिया है। इस सारे अमल में पाकिस्तान की सफारतकारी ने जो किरदार अदा किया, वो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया पाकिस्तान को महज एक इलाकाई रियासत नहीं बल्कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर देख रही है जो मुखालिफ फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की सलाहियत रखता है। यह हकीकत है कि ईरान और अमरीका के दरमियान सफारती राब्तों की बहाली, मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त और कशीदगी में कमी के पीछे पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आज ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के मुख्तसर लेकिन अहम दौरे पर मौजूद हैं, ताकि वो पाकिस्तानी क़यादत के आला सफारती किरदार को सराह सकें, जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। और आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात भी हुई है, जिसमें इलाकाई पेशरफ्त और अमन के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकैन ने पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के लिए अपने अज़्म की तौसीक भी की, जिसका मुश्तरका मकसद पूरे खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। अब देखा जाए तो ईरानी सदर का ये दौरा इसलिए भी गैर मामूली अहमियत रखता है क्योंकि ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती अमल में कतर और सऊदी अरब ने भी अपना किरदार अदा किया, लेकिन मुज़ाकराती पेशरफ्त के बाद ईरानी सदर ने सबसे पहले पाकिस्तान का रुख किया है। सफारती हलकों में इसे महज एक रस्मी दौरा नहीं बल्कि एतमाद के इजहार के तौर पर देखा जा रहा है। बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात में एतमाद सबसे कीमती सरमाया होता है और जब कोई मुल्क दो मुखालिफ फरीकैन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करता है तो इसकी कामयाबी का असल पैमाना भी यही होता है कि फरीकैन उस पर किस हद तक भरोसा करते हैं। इसी तनाजुर में ईरानी सदर का पाकिस्तान आना इस बात का वाज़ेह इशारा है कि तेहरान ने इस्लामाबाद के किरदार को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उसे अहमियत भी दी है। बहरहाल अगर ईरानी सदर के दौरे की अहमियत का जायज़ा लिया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए सफारती और माशी दोनों हवालों से गैर मामूली मौक़े पैदा कर सकता है। माजी में एक ऐसा वक्त भी आया जब ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुख्तलिफ इलाकाई मामलात पर मुकम्मल हम आहंगी से महरूम दिखाई देते थे, जबकि ईरान और भारत के ताल्लुकात निस्बतन बेहतर समझे जाते थे। ख़ास तौर पर तवानाई और इलाकाई तिजारत के मैदान में भारत को ईरान में ख़ास अहमियत हासिल रही है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सफारती हवाएँ बदलती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान की अमन कोशिशों ने न सिर्फ ईरान के साथ एतमाद की नई फ़ज़ा पैदा की है बल्कि ख़ुद को एक ऐसे ज़िम्मेदार फ़रीक के तौर पर भी मनवाया जो खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अमली किरदार अदा कर सकता है। अब सफारती सतह पर देखा जाए तो ईरान के साथ बढ़ती हुई कुर्बत पाकिस्तान के लिए कई फ़वाइद ला सकती है, जैसा कि पाकिस्तान खित्ते में एक मौसर सफारती पुल के तौर पर अपनी हैसियत मज़ीद मुस्तहकम कर सकता है। ईरान खलीजी ममालिक, तुर्की और वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की सलाहियत पाकिस्तान के इलाकाई असर व रसूख में इजाफा कर सकती है। दूसरा अहम पहलू भारत से मुतल्लिक़ है। गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान भारत ने ईरान के साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए खित्ते में अपने असरात बढ़ाने की कोशिश की है। चाबहार बंदरगाह समेत कई मनसूबों को इसी तनाजुर में देखा जाता रहा है, लेकिन अगर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूते हैं तो खित्ते में भारत की सफारती उजारादारी को चैलेंज मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान भारत से ताल्लुकात ख़त्म कर देगा, बल्कि यह है कि ईरान अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को भी मसावी या बाज़ मामलात में ज़्यादा हम शराकतदार के तौर पर देख सकता है। इस तब्दीली के नतीजे में जनूबी और मगरबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन निस्बतन बैलेंस्ड हो सकता है। दूसरी जानिब माशी एतबार से भी इस पेशरफ्त की अहमियत शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जैसा कि ईरान दुनिया के बड़े तवानाई ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल है, जबकि पाकिस्तान को तवानाई के मुसलसल बहरान का सामना रहता है। ऐसे में अगर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होते हैं तो तिजारत, सरहदी मंडियों, बिजली की फराहमी, तेल और गैस की दरामदात समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान की सनत, ट्रांसपोर्ट और बिजली के शोबे को सस्ती तवानाई दरकार है, जबकि ईरान को नई मंडियाँ और इक़्तिसादी शराकतदार दरकार है। इस तरह दोनों ममालिक एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं और इसी तनाजुर में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबा एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। ये मनसूबा कई बरसों से अमरीकी पाबंदी और बैन-अल-अक़वामी सियासी पेचीदगियों के बाइस तात्तुल का शिकार रहा है, लेकिन अगर ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात किसी काबिल कबूल मुआहदे की तरफ बढ़ते हैं और पाबंदियों में मज़ीद नरमी आती है तो इस मनसूबे की बहाली के इम्कानात मजबूत हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए यह मनसूबा तवानाई के शोबे में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे कुदरती गैस की तवील मुद्दती फराहमी मुमकिन हो सकेगी। अलबत्ता इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर इस बात पर होगा कि आने वाले महीनों में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात किस समत जाते हैं। इसी तरह जैसा कि ईरान को महदूद मुद्दत के लिए तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त मिली है, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए ईरानी तेल की दरामद एक काबिल गौर ऑप्शन बन सकती है। जोग्राफियाई कुर्बत की वजह से ईरान से तेल की तरसील निस्बतन सस्ती पड़ सकती है, जिससे दरामदी अखराजात कम होंगे। ताहम इस मामले में भी बैन-अल-अक़वामी पाबंदियों, अदायगियों के तरीक़ाकार और सफारती शराइत को मद्देनज़र रखना होगा। इसके बावजूद ये हकीकत अपनी जगह है कि पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात और ईरान के तवानाई वसाइल एक दूसरे के लिए
फितरी तकमील का जरिया बन सकते हैं। अब बिलाशुबा ईरानी सदर का ये दौरा पाकिस्तान के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है और यही वजह है कि आज ईरानी सदर के दौरे से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ईरानी सदर का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर यह भी बताया कि स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान अहम तकनीकी मुज़ाकरात हुए और पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में 60 रोज़ा रोड मैप पर इत्तफाक मुमकिन हुआ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। अगले 60 दिन में नेगोशिएशन होंगी। पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह दुनिया में अमन कायम होगा। आपको लीडर दी ऑपोजिशन को ऐवान में तशरीफ फरमा तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ट्रूस में पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया है वो न सिर्फ तारीख साज है, दुनिया के मुमताज अखबार फ्रंट पेज पर पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई है। स्पीकर, आज अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान हमारी दावत के ऊपर आज पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत करने के लिए आज गुफ्तगू होगी। लेकिन यहाँ ये हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती क्योंकि जंग के बाद अहम पेशरफ सामने आ रही है और मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ रहा है, लेकिन हतमी माहिदे तक पहुँचने के लिए दोनों फ़रीक़ैन को अभी एक तवील सफ़र तय करना होगा। माजी के तजर्बात ये साबित करते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद का फुकदान सबसे बड़ी रुकावट रहा है। इसलिए आइंदा चंद हफ्तों और महीनों में उतार चढ़ाव के खदशात को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुसलसल सख्त बयानात इस अमल को पेचीदा बना सकते हैं। जैसा कि ट्रंप का अपनी ताज़ा गुफ्तगू में कहना है कि अगर ईरान मुआहदे पर कायम न रहा तो हम वही करेंगे जो हमें करना होगा। जब तक ईरान अमरीका का एहतराम करता रहेगा कोई मसला नहीं होगा। अब इस तमाम पस मंज़र में एक अहम पेशरफ्त ये भी सामने आई है कि अमरीका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं और फ़रीक़ैन के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों समेत मुख्तलिफ अमूर पर 4 अहम वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर इत्तफाक किया है। ईरानी सरकारी खबरसा इदारे IRNA के मुताबिक ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि मुज़ाकरात के दौरान 4 अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं। पहला ग्रुप इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे, दूसरा जौहरी अमूर, तीसरा तामीर नौ और माशी तरक्की, जबकि चौथा मुआहदे पर अमल दरामद और निगरानी के मामलात पर काम करेगा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक उन ग्रुप्स का मकसद इब्तदाई फ्रेमवर्क को अमली शक्ल देना और इख्तलाफी अमूर पर तकनीकी पेशरफ्त को मुमकिन बनाना और इन वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील दरअसल मुज़ाकराती अमल के संजीदा मरहले में दाखिल होने की अलामत भी समझी जा रही है। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान का मुख्तसर मगर अहम दौरा और जिस वक्त ये हो रहा है, ज़ाहिर है वो वक्त इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर दोनों फ़रीक़ैन के माबैन एक ट्रूस हुआ है, एक MOU, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और ज़ाहिर है कि एक रोड मैप भी तय कर लिया गया है 60 रोज़ के लिए। ऐसे में ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान क्या एज अ गारंटर पाकिस्तान का जो रोल है उस रोल के तनाजुर में ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात में एक नया दौर का आगाज़ हो रहा है? ये जो पाकिस्तान ने ईरान के साथ हर मौके पे खड़ा हो रहा है। 2025 में जब ईरान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला मॉरली डिप्लोमेटिकली ईरान को सपोर्ट किया हर मौके पे। नंबर 2, अभी भी जब दोबारा अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने ईरान का साथ खड़े हुए उनके, जब भी अमेरिका ने अटैक किया, बच्चियों के स्कूल पे किया, उनके रहबर को शहीद किया, जहाँ जहाँ भी किया पाकिस्तान ने ईरान की फेवर में बात की। और उसके बाद सालिसी का मौका है तो पाकिस्तान ने एक बहुत नहायत आला तरीके से एक मुश्किल हालात में, बहुत डिफ़िकल्ट, दोनों एडवर्सरी थे, अमेरिका और उनकी ईरान की 47 ईयर की दुश्मनी थी, उनको बड़े ही अच्छे तरीके से ला के हमने एक छत के नीचे बिठा दिया, मुज़ाकरात करवा दिए, सीज़ फायर करवा दी। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम आई स्टिल फील के हमारे फील्ड मार्शल खिलाफ से मुनीर है। और जो आपने देखा कि अभी जब जिनेवा में बातचीत हो तो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल जो है ये सिर्फ सिपा सलार ही नहीं है, एक प्रोफेशनल सिपा सलार, बल्कि ये नहायत आला सफारतकार, ये उनके पास थे। और उन्होंने कहा कि मैंने इतने अरसे में जितनी बात की अपनी बेगम से बात नहीं की जितनी मैं फील्ड मार्शल से बात कर। दिस स्पीक्स कि वो कितना इसको अहमियत देते रहे, कितनी कोशिश उन्होंने की है ईरान के लिए कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात हो जाए, ईरान पे हमले बंद हो जाए, ईरान अब की जो एक सॉवरेनिटी कायम रहेगी, ये सारी बार बार जिक्र किया गया। और जिसकी वजह से आपने देखा कि अल्टीमेटली एक मुआहदा हुआ, इस्लामाबाद अकॉर्ड हुआ, फिर जिनेवा में मुलाकात हुई और अब वहाँ पर
आपके सामने ईरान के ऊपर सैंक्शन भी खत्म हो गई और उसके बाद उनको तेल और गैस बेचने की इजाज़त भी मिल गई। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी एक रिलीफ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ईरान का साथ दिया, सालिश के किरदार के लिए, आई थिंक ये उसको एक्नॉलेज करने के लिए, इज़हार तशक्कुर के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो कुछ अभी जो बुलाया, पाकिस्तान ने भी उनको इनवाइट किया ताकि दोनों मालिक बैठ के मुश्तरका देखें, सोचें कि म्यूचुअली बेनिफिट कैसे एक दूसरे में किया जा सकता है। और फिर उनका प्रेसिडेंट का आना, उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना, हाई लेवल डेलीगेशन का आना, इट्स अ बिग थिंग। और वो नेक्स्ट है उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान आए हैं। और यहाँ आने के बाद अब हमें जाहिर है कि हमें ऑयल भी चाहिए, गैस पाइपलाइन उनकी आई हुई है बलूचिस्तान में, ऑयल भी हमें चाहिए सस्ती कीमत के पर, आप वो भी देख लें। हो सकता है हम लोकल करेंसी में उनसे डील करने हैं, हमारा फॉरेन के 14-15 बिलियन डॉलर बच जाए। फिर उसके बाद 10 से 12 बिलियन डॉलर का हम उनसे ट्रेड अभी हमारा स्टार्ट होना चाहता है। जर्मनी सैंक्शन खत्म होगी, वो स्टार्ट हो जाएगा। चाबहार का जो उनका पोर्ट बंद हो गया है, उसकी बजाय वो आप जब उनकी शिप लाइन जितनी दुनिया की है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट आएंगे, गवादर पोर्ट जाएंगे ईरान के लिए, वो एक बहुत बड़ा हमें फ़ायदा होगा। बिजली जो अभी गवादर को दे रही है वो बहुत सस्ती बिजली में और बलूचिस्तान को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है, एटॉमिक रिएक्टर। बगैर सब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में कई यहाँ मोड़ आए, वो चाबहार बंदरगाह हो भारत के ताउन के साथ, और फिर पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिज्म हो या कुलभूषण यादव का मामला ही क्यों ना हो। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो बहुत ही डेलिकेट रहे हैं, और भारत के साथ जो ईरान के ताल्लुकात हैं वो हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा मुस्तहकम हुए, ज़्यादा बेहतर हुए, ग्रो किए, फ्लरिश किए। अब जो टर्न द टेबल्स वाला मामला है, एक अचानक से जो हालात पाकिस्तान की फेवर में हुए हैं, अब पाकिस्तान अब इससे क्या फ़ायदा उठा सकता है, और क्या ईरान की नज़र में भी पाकिस्तान का जो रोल है या पाकिस्तान की एक्चुअल जो पोजीशन है वो ज़्यादा खुलकर वाज़ेह हुई है? देखिए, दोनों मुल्क एक दूसरे से फायदा उठाएंगे। पाकिस्तान विल रिमेन अ ब्रिज अमेरिका और इजराइल के दरमियान में। आइंदा ये जब तक ये फाइनल सीट फायर नहीं हो जाती और टेक्निकल टीम अपना मुआहदा नहीं कर लेती, ये बहुत अहम पीरियड। इट मे टेक 60 डेज, इट मे टेक 120 डेज, लेकिन जब तक जंगबंदी चल रही है और मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। नंबर 2, इसमें कौन सबसे बड़ा अहम किरदार है? पाकिस्तान का है, फील्ड मार्शल का है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। सेकंड, अमेरिका को इंडिया, ये ईरान को पता चल गया कि इंडिया ने कैसे उनकी कमर में छुरा घूंपा। जब जो लास्ट ईयर अटैक हुआ तो किस तरीके से मोसाद ने और रॉ ने मिल के उनके साइंटिस्ट, उनके कमांडर्स को मरवा दिया। उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाल बिछाया और वहाँ मुजाहरे करने में वो मोसाद, ये रॉ शामिल थी। इसी वजह ईरान ने उनको चाबहार से किक आउट कर दिया, ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। अब पाकिस्तान को वहाँ से बड़ी सिक्योरिटी, जब उस बॉर्डर से जो इंडिया इन्फिल्ट्रेशन कराता था ये BLF की, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे एक की जो आर्दी आपस में थोड़ा तनाव था वो ख़त्म हो गया। इसलिए ख़त्म हो गया कि ये हमारी परमानेंट रिलेशनशिप है। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान की आरसीडी बहुत पुरानी ताल्लुकात थे हमारे, ऐसे ताल्लुकात थे जो हमेशा से बेहतर रहे, और ये एक नेचुरल आइंस दोबारा फिर रीस्टार्ट हो गई है। ये पाकिस्तान ने करके दिखाया, और वो उस वक्त एक्नॉलेज किया जाए जब कोई मुल्क क्राइसिस में हो, एक मुल्क की परेशानी, उस पर अटैक हुआ हो, हमसाया मुल्क, और दूसरा मुल्क खुला साथ खड़ा हो जाए। आई थिंक ये इसको एक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेज करने के लिए वो इमीडिएटली पाकिस्तान है। आई थिंक ये आप दोनों मुल्कों ने रियलाइज कर लिया कि दे हैव टू मूव टुगेदर, और टर्की शामिल होगा। बल्कि यहाँ तक कि वो ये भी शुक्रगुजार हैं कि ईरान और खलीजी ममालिक को जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको इकट्ठा किया, लड़ने नहीं दिया, सेक्रेटरी क्लैश नहीं दिया, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में आप रियलाइज़ करें कि फील्ड मार्शल का जो किरदार है, ये ममालिक खलीजी और ईरान हमेशा इसको याद रखेंगे। और ये उन्होंने जो है अपनी पर्सनल पाकिस्तान के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान में मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान स्पेशल जो मार के हाथ पे उन्होंने मार का मारा, उसे तो उन्होंने पीस के मैदान मार के दिखा दिया कि ही द रियल कमांडर। उनकी सोच सिर्फ पाकिस्तान। ठीक है साहब, ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस ईज ऑफ होने का मामला है, ये भी तो कंडीशनल है, और जाहिर है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, और ये प्रोवाइडेड दैट के हालात बेहतर रहते हैं तो फिर ही ये लॉन्ग करेगा, लास्ट लॉन्ग करेगा। लेकिन अगर नहीं होता तो अल्टीमेटली जिस फ़ायदे की हम बात कर रहे हैं या पाकिस्तान को जो बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं वो भी फिर ज़ाहिर है बहुत कंडीशनल हैं, और उनकी उम्र भी बहुत थोड़ी होगी। देखें, बात यह है कि ये जो 14 पॉइंट्स हैं, इनमें अगर आप देखें
तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है वो ईरान है। एक सवाए न्यूक्लियर के बाकी सारे पॉइंट ईरान की फेवर में, इसलिए पाकिस्तान साझे का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान जरूर समझाया भी होगा और ईरान ने खुद कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते। तो मुझे यकीन है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं हो जाए, क्योंकि देखिए ईरान की अवाम ने बहुत सफ़र किया, हुकूमत सफ़र किया है। अब जो उन्होंने रिलीफ दिया है इससे भी इनको बहुत ईरान को समझ आ रही है कि हमें आप इसको लेके आगे चलना है। वी हैव टू लिव विद द कॉमेडी ऑफ नेशन, दैट्स व्हाट इट इज। और इसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। नाउ उनकी स्टेट जब ये अवाम को रिलीफ चाहेगी, ये वहाँ रेल फेल होगी, अवाम को बेहतर रोजगार मिलेगा, अवाम मौके मिलेंगे, तो वो भी उनकी सोच भी होगी यस वी मस्ट गो फॉर कॉम्प्रोमाइज। और अवाम की सपोर्ट के साथ ईरान विल बी एबल टू हैव अ बेटर डील अंडरस्टैंडिंग इट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेड राइड हारिस नवाज डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आता है। हुकूमत इस वक्त खुद को एक मजबूत सियासी पोजीशन पर जाहिर करती नजर आ रही है। एक तरफ हुकूमती हल्के ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हालिया इलाकाई और आलमी सफारती पेशरफ्त में अमन के फ़रोग के लिए कलीदी किरदार अदा किया, जबकि दूसरी जानिब वफाकी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी जैसे बड़े मरहले को भी कामयाबी से अबूर कर लिया गया है। यही वजह है कि हुकूमती सफ़ों में एतमाद की फ़ज़ा नुमाया दिखाई देती है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत को इस वक्त पार्लिमानी एतबार से कोई फौरी ख़तरा लाक नहीं है। ताहम सियासी मैदान में असल चैलेंज अपोजिशन के बयानिए की सूरत में मौजूद है। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी मुसलसल मौक़िफ़ इख्तियार करते आए हैं कि मौजूदा हुकूमत इंतखाबी धांधली और मैंडेट चोरी के नतीजे में वजूद में आई है, और यही इल्ज़ामात आज भी कौमी असम्बली के ऐवान में गूंजते सुनाई दिए, जहाँ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर सख्त जुमलों का तबादला हुआ और माहौल में खासी कशीदगी देखी गई। ऐवान में होने वाली इस गर्मा गर्मी का हुआ जब अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत को गैर आइनी और धांधली ज़दा करार देते हुए उसको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक मरतबा फिर यह मौक़िफ़ दोहराया कि मुल्क में हकीकी जमहूरी मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया और अवामी राय को तब्दील किया गया। महमूद खान अचकज़ई की गुफ्तगू गो के नई थी, लेकिन उसका वक्त इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त ये बात की जा रही है वो वक्त क्रूशल है। एक ऐसे मौके पर जब हुकूमत अपनी सफारती और पार्लिमानी कामयाबियों को सियासी सरमाया बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में अपोजिशन ने एक बार फिर इंतखाबी शफाफियत के सवाल को जिंदा रखने की कोशिश की है। अपोजिशन जानती है कि अगर वो हुकूमती कारकर्दगी के मुकाबले में कोई मुतबादिल नैरेटिव कायम करना चाहती है तो उसे सबसे पहले हुकूमत की सियासी और अखलाकी हैसियत को चैलेंज करना होगा। यही वजह है कि इंतखाबी धांधली का नुक्ता मुसलसल अपोजिशन की सियासत का मरकजी मौजू बना हुआ है। लेकिन अहम बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई की इस तनकीद के बाद ऐवान में हुकूमती रद्द-ए-अमल भी गैर मामूली तौर पर मजबूत दिखाई दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए न सिर्फ अपोजिशन लीडर के इल्ज़ामात का जवाब दिया बल्कि अपोजिशन को बराह रास्त चैलेंज भी किया। ख़ाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं तो तहकीकात करा ली जाए, और अगर तहकीकात होनी है तो फिर इसका आगाज़ 2018 से किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुतालिक क्या कहा, ज़रा काउंटर आर्गुमेंट भी देखते हैं। उन्होंने कहा ये इलिजिटमेट गवर्नमेंट है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनाब स्पीकर, 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें। 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई, बक्से नहीं भरे गए, पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गई, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जनाब स्पीकर, और अगर इनको बहुत शौक है बात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। अब यहाँ असल अहमियत सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज की नहीं बल्कि उस सियासी एतमाद की है जो हुकूमती रवैये से छलकता दिखाई देता है। माजी में जब हुकूमतें दबाव का शिकार होती हैं तो उनके नुमाइंदे दिफाई अंदाज इख्तियार करते हैं, लेकिन आज ईवान में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आती है। हुकूमत ने इल्ज़ामात के जवाब में वजाहतें देने की बजाय जवाबी हमला किया है। ये तर्ज अमल इस बात की निशानदेही करता है कि हुक्मरान इत्तेहाद खुद को निस्बतन महफूज सियासी पोजीशन में महसूस कर रहा है। अब देखा जाए तो हुकूमत की इस एतमाद की कई वजूहात हो सकती हैं। पहली मुमकिन वजह हालिया सफारती सरगर्मियाँ हैं जिन्हें हुकूमत अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। दूसरी मुमकिन तौर पर अहम बात यह है कि बजट की मंजूरी हुई है, क्योंकि बजट किसी भी हुकूमत के लिए एतमाद के वोट की हैसियत रखता है, और जब हुकूमत मुश्किल माशी हालात में भी बजट मंजूर कराने में कामयाब हो जाए तो उसकी सियासी क़ुव्वत में इजाफा होता है। अब बज़ाहिर यही अवामिल मजमूई तौर पर हुकूमती क़यादत को एक मजबूत नफसियाती बरतरी फराम करते दिखाई देते हैं। अब इसी तनाजुर में मुज़ाकरात की सियासत को भी देखना ज़रूरी है। जैसा कि हुकूमत की जानिब से माजी में कई बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी गई, हालिया दिनों में भी मफाहमत और सियासी डायलॉग की बात की गई, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से ऐवान में इख्तियार किया गया अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ पैगाम देता महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि मुज़ाकरात उसकी मजबूरी नहीं बल्कि एक सियासी कुशादगी है, और यानी हुकूमत ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि अगर सियासी बातचीत होनी है
तो इसकी ज़रूरत ऑपोजिशन को ज़्यादा है, क्योंकि पार्लिमानी ताकत, हुकूमती इख्तियारात और रियासती नज़्म व नस्क फ़िलहाल हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ में। यही नुक्ता मुस्तकबिल की सियासत का सबसे अहम सवाल भी बन जाता है कि अब क्या आने वाले दिनों में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान फासले कम होंगे या दोनों के दरमियान सियासी कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। मौजूदा हालात को देखें तो इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। एक तरफ हुकूमत खुद को मुस्तहकम तस्वुर कर रही है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन अब भी इंतखाबी नताइज और सियासी इंसाफ के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में जब दोनों फरीकैन अपनी अपनी पोजीशन को दुरुस्त समझते हैं तो मफाहमत के इम्कानात महदूद हो जाते हैं। अलबत्ता मुल्क की सियासी इस्तेहकाम का तकाजा यही है कि किसी मरहले पर दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ऐवान में सख्त जुमलों के तबादले के बावजूद कुछ ऐसे इशारे भी सामने आए जो मुस्तकबिल में सियासी राब्तों की गुंजाइश पैदा करते हैं, जैसा कि इस बहस के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए निस्बतन मुफाहमाना लहजा इख्तियार किया कि सियासत में नोक झोंक होती रहती है, लेकिन बड़े मकसद की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए और दोनों जानिब से सुलझी हुई गुफ्तगू होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ना पार्लियामेंट के अंदर और ना ही पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेशर बिल्ड करती हुई हुकूमत पर दिखाई देती है और शायद यही वजह है कि हुकूमत बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आ रही है। वो बेशक डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, बजट पास कराने का मामला हो, हुकूमत तो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, कभी कभार इमारत बड़ी प्यारी लगती है लेकिन मामूली उससे प्रेशर से भी वो फिर धड़ाम करके गिर जाती है। तो ये जो आपको सब कुछ नजर आ रहा है, ये कॉस्मेटिक है। मईशत तो तबाही की तरफ चली गई है। मईशत कहाँ पे खड़ी है इस वक्त? पाकिस्तान की मईशत तो, जितने बड़े बड़े कंपनियां थी, जो इन्वेस्टर्स थे, वो तो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये हालात है आपके कि आपकी सर तहरीक इंसाफ ने को वाइट पेपर इशू कर दिया है इस पे, एटलीस्ट बजट में तिजारती खसारा हमने देखे, हमने कई दफा किया है। इस हुकूमत पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये तो कोई मुंतखब हुकूमत तो है नहीं। यानी आप थक गए सर, इसका मतलब पीटीआई इज जस्ट टायर्ड ऑफ इट ना, आप तो वो कुछ करने को रजामंद नहीं है। हम थकने गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस हुकूमत की बेशर्मी का ये हाल है कि आप इसको कुछ भी दिखाएं, क्योंकि अवाम की मुंतखब हुकूमत है नहीं। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, उनको जिस तरीके से लाया गया है। सर इस बात का रिस्पॉन्स आज वजीर आजम साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पे ऑपोजिशन लीडर की इसी बात का जवाब दिया है। वो कहते हैं ठीक है, अगर इलिजिटिमेट कहते हैं आप और कहते हैं कि लाया गया है तो 2018 से शुरू कर लेते हैं सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिस इज व्हाट पीएम सेड। फिलहाल तो देखें ना, फिलहाल तो ये कि अवाम के लिए हुकूमत अवाम के लिए होती है। देखिए, इमरान खान के दौर में कोरोना था, पूरी दुनिया ने माना कि इमरान खान ने मैनेज किया और पूरी दुनिया ने माना कि उस वक्त हमारा ग्रोथ रेट बेहतर था, इससे हमारी मईशत बेहतर थी, पेट्रोल सस्ता था, खाने पीने की अशिया सस्ती थी। उनको हटाया इसलिए गया कि एक साजिश हुई और हटाने के बाद कहा गया कि जी हम मईशत को बेहतर करेंगे। तो मुझे बताएं ना कि मईशत में कौन सी बेहतरी आई है? सर ये तो मैं हुकूमत से पूछूंगा और हुकूमत से इसका हिसाब भी लेंगे, लेकिन अभी क्योंकि आप बैठे हुए तो ऑपोजिशन का तो काम ये होता है ना सर कि दे पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स इन, दे पुट देयर मैक्सिमम प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। आप बोलते ही जा रहे हैं, आप दूसरों के भी सुने ना। अब हुकूमत इस वक्त जो है, जी जी शौकत यूसुफजई साहब, देखिए आप थोड़ी बहुत बात दे, फिर बेशक आप क्वेश्चन करें। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना, इस वक्त इमरान खान के दौर में, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, तो आपको पता है कि 43.5 हज़ार अरब का कर्जा था उस वक्त पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान तक। आज 1,00,000 अरब पे कर्जा पहुंच गया है। आप कहते हैं मईशत बेहतर हो गई है, मईशत को संभाला मिला है, यानी कर्जे लेके बस आप खुश हो रहे हैं। तो इतना बड़ा कर्जा लेने के बाद, पहले जो कर्जे लिए गए उसमें तो मोटरवे भी बने थे, उसमें यूनिवर्सिटियां बनी थी, उसमें इदारे बने थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने थे। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में कौन सी मोटरवे बनी है? तो असल चीज तो ये है कि देखिए, इमरान खान ने अगर 57 अरब डॉलर का कर्जा लिया था तो 26,000 अरब डॉलर जो उन्होंने वापस भी कर दिया था। इस हुकूमत ने जब इतना बड़ा कर्जा लिया, इसमें कितना पैसा वापस किया जरा बताए तो सही कौन को? और जो ये कर्जा लिया ये लगा कहाँ है? आम आदमी की हालत तो वही है, आपकी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन आपके अखराजात में इजाफा हो रहा है। आप भी एक शहरी हैं, मैं भी एक शहरी हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पहले से हालत तो वो हो रही है, सुकड़ रही है।
एक आम गरीब मजदूर जो है वो तो उसका तो गुजारा ही खत्म हो गया। अब शौकत यूसुफजई साहब देखिए, मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ ना कि मेरी ऑपोजिशन तो आप ही हैं, मेरी वो जिसको पार्लियामेंट में मुंतखब करके भेजा गया, ऑपोजिशन की भी तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है ना सर। ऑपोजिशन को मेरी हुकूक की बात करनी थी, पार्लियामेंट के अंदर भी करनी थी, पार्लियामेंट से बाहर भी करनी थी। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हुजूर आप बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं निकलते, महंगाई पे एहतजाज क्यों नहीं करते? मैं ये पूछने में तो हक बजाने भी या नहीं? नहीं, आप बिल्कुल हक बजाने भी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद आप फिर या तो टीवी नहीं देखते हैं या फिर अखबार नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, आपका एहतजाज टीवी पे होता है? हम तो इसके सिवा कुछ कहते नहीं है। हमारे असेंबली में देखिए ना, मैं उस दिन गया था असेंबली, नेशनल असेंबली में था और विजिट किया था मैंने। वहाँ जो भी मेंबर उठता था वो यही कहता था कि आप बाहर जाके आवाम से पूछें उनकी जिंदगी क्या हो रही है। आप कहते हैं कोई बात ही नहीं करते, हम तो बात कर रहे हैं लेकिन उन पे असर कहाँ हो रहा है। देखिए ना, असल चीज तो ये है कि हुक्मरान जो होते हैं, देखिए ये जब आवाम के वोटों से आते हैं ना तो फिर उन पे प्रेशर आता है। अब उनको पता है आवाम ने हमें वोट ही नहीं देना है, फिर भी नहीं देना है, तो जिस तरीके से वो आए हैं उसी तरीके का दोबारा उसी तरफ देख रहे हैं। वरना जो हालात इस वक्त है, कोई भी आप देखें ना, न जमहूरियत है मुल्क के अंदर, न रूल ऑफ लॉ है, न अदालतों के फैसले माने जा रहे हैं। मतलब इस वक्त क्या हो रहा है? एक जो इलेक्शन कमीशन को देखें, मुराद सईद साहब की सीट खाली हुई है, उस पे आप देखें, उस पे भी कोई फैसला नहीं हो रहा है। ये तो हालात है आपकी अदालतों का। भाई वो दूसरा बंदा नामजद हुआ है, नॉमिनेट हुआ है और उसका इलेक्शन ड्यू है, पूरे सूबे की एक सीट खाली है लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये असल चीज तो ये कि पूरे सूबे की नुमाइंदगी नहीं हो रही है। कितने मासूम है आप तो शौकत यूसुफजई साहब, कितने मासूम लग रहे हैं आप मुझे। मैं वो कहते हैं कि हक मांगना तो ही ना हक छीन लिया जाए। अगर हुकूमत पे असर नहीं हो रहा तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो हुकूमत बहुत मजबूत है जिस पे असर नहीं हो रहा, आप कुछ भी करते हैं, गोलाबारी करते हैं, हुकूमत पे टस से मस नहीं होती, या फिर ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो पूरा असर नहीं रहा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं सर। जब रूल ऑफ लॉ ना होने मेरे भाई, तो ये चीजें होती हैं। फिर आप जो भी कहें, देखिए हमारे लोगों ने गोलियां खा ली, हमारे लोगों ने डंडे खा लिए, हमारे लोगों ने जेलें काट ली, और अब बहुत सारे लोग, अभी आधे से ज्यादा लीडरशिप जेलों में। इससे ज्यादा मुझे तो हैरत हो रही है आप पे, लेकिन आपने कभी आवाज उठाई है? आपका मीडिया जो है वो क्यों इस चीज पे खामोश है? जो इमरान खान के दौर में इसीलिए तो आपको शो में लिया है कि आप आवाज उठाएं। जी, मैंने तो कोई बात की है इसके अलावा? मैं तो अवाम की बात कर रहा हूँ ना। लेकिन मैं देखे ना, उस वक्त हर एक बंदा मीडिया का जो है वो भागा फिरता था माइक लेके, जी बताएं इस वक्त कितने चावल के रेट क्या है, आटे की क्या कीमत है। तो आज क्यों नहीं जा रहे हैं? आज 400 पे तो पेट्रोल पहुंच गया था, आज पूरी दुनिया में देखे ना पेट्रोल सस्ता हो रहा है। हम अभी तक उसी से पे खड़े में 250 पे आप छोड़ के गए थे, अब 250 पे आ जाए वापस ना। जब चीजें वापस आ गई, आप फिर क्यों लोगों से लूट रहे हैं पैसा? तो असल बात यह है कि आपके सिस्टम नहीं है। देखें इस वक्त FDR, अच्छा, इंटरेस्टिंगली उस वक्त हो पता क्या रहा था सर? उस वक्त एक PDM बनी थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से, आपने शायद सुना होगा। हम तो आज देख रहे हैं कि कोई ऑपोजिशन अलाइंस बने जिसमें PTI मुत्तहिद हो, मौलाना फजल रहमान हो, उसमें जमात इस्लामी हो, उसमें दीगर एक ऑपोजिशन अलाइंस देखें हम, और इतना मजबूत हो जाए कि आप नगर नगर गली गली चौराहे में गुफ्तगू करें और मीडिया वो दिखाने पे मजबूर हो जाएगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इटसेल्फ इतनी फ्रेगमेंटेड है कि PTI का KP के फ्रंट पे बजट आता है, PTI का ही साबिक वजीर आला उसी बजट के ऊपर जो है अपने ही वजीर आला को आड़े हाथों लेता है, और फिर वो हंडिया बीट चौराहे फूट जाती है। देखिए, यहाँ PTI में थोड़ी सी जमहूरियत ज्यादा है दूसरे को मुकाबले में, और यहाँ पे तनकीद भी होती है, लेकिन ये कि वोट उन्होंने PTI को ही देना है, ये असल बात है ना। तनकीद तो करना अच्छी बात है, सूबे का बजट पेश हो रहा है, कोई भी बंदा उस पर तनकीद कर सकता है, चाहे वो PTI का हो चाहे कोई और हो, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि कोई टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। वोट उन्होंने सुहेल अफरीदी को ही देना है सब ने, तो ये अपनी जगह पे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हालात है मुल्क के, रहम तो करना चाहिए ना आवाम के ऊपर। देखिए ना, आपने डिप्लोमेटिक साइड तो आप देख रहे हैं कि बड़ी कामयाबी ले ली, लेकिन क्या पाकिस्तान को 1 रुपये का फायदा हो रहा है? आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है? असल चीज तो ये है, कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में? होना ये चाहिए कि इसको अपॉर्चुनिटी मिले ना। ये जो सूरत हाल बनी अल्लाह ने हमें दी, बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिल रही है, लेकिन नालायक हुक्मरान बैठे हैं ना, वरना इसको अपॉर्चुनिटी बनाए।
आप अपने ईरान से गैस मांगे और ईरान से तेल ले लें, आप दूसरे मुल्कों से अपनी जो सस्ती चीजें मिलती हैं, गंदम सस्ती मिलती है, गंदम ले लें। बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। तो सिर्फ ये तो नहीं है ना भाई कि मुझे वाह वाह हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि जी बाकी लोग जो जैसे है वैसे रहे, लेकिन मुझे तो वाह वाह मिल रही है ना। तो यहाँ तो देखें, ये सिर्फ शहबाज शरीफ का मसला नहीं है। जोग्राफिकली पाकिस्तान जहाँ वाक़ है, ये दूसरे दुनिया की कमजोरी है कि वो इसको कंटेक्ट करेगा, चाहे वो अफगानिस्तान का इशू हो, चाहे वो ईरान का इशू हो, उसमें पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया बहुत अच्छा किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान को अल्टीमेटली कोई फायदा भी लेना चाहिए ना इस सूरत हाल से। हम अफगानिस्तान में रहे, अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस चले गए, उसके बाद पाकिस्तान का क्या असर हुआ? कोई फायदा हुआ है पाकिस्तान को आज तक उसका? शौकत यूसुफजई साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब से पहले मुज़ाकरात की, मुफाहमत की बात की। पीटीआई ने उसको कैपिटलाइज उस तरीके से नहीं किया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर बहुत ही फ़ख्र के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। वो तो आड़े हाथ तो ले रहे हैं अपोजिशन को, वो वजाहत और दिफा की बजाय अटैकिंग पोजीशन पे नज़र आते हैं। तो थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। तो आपको क्या लगता है कि ये रेत पीटीआई के हाथ से सिरक चुकी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 2-3 महीने बाद जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर मीडिया के लिए कह देता है कि जी मैं मुफाहमत के लिए तैयार हूँ। देखिए, माहौल नहीं है उस तरह। ना तो कोई इमरान खान के लिए कोई आसानियाँ पैदा की जा रही है, ना पीटीआई के लिए कोई आसानियाँ पैदा की जा रही है। तो ये जो बात हो रही है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं इसको सीरियस नहीं लेता हूँ प्राइम मिनिस्टर की किसी भी उसको, क्योंकि एक तो इख्तियार भी नहीं है उनके पास, और बाद में यही हाल होता है कि जो पहले से जो मुज़ाकरात होते रहे उसका जो असर हो वही असर दोबारा होगा, क्योंकि इख्तियार ही नहीं है। तो आई थिंक जो आड़े हाथों लेने की बात है, ये क्या आड़ा हाथे लेगा हमें? क्या कोई कारकर्दगी बताए ना, कोई आवाम को कोई 1 रुपये का रिलीफ दिया हो, कोई बिजली सस्ती की हो, कोई पाकिस्तान को कोई रिलीफ दिया हो, कोई हमें हमारी मईशत बेहतर हुई है, या एक्सपोर्ट बढ़ गई है, या तिजारती खसारा कम हुआ है। असल चीज़ें तो ये है मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर को बताने की, आवाम को ये बताया कि मैंने आपके लिए ये कर लिया। बाकी चीज़ें तो मैंने आपसे कहा ना, जब कोई कारकर्दगी ही नहीं है तो फिर क्या आड़े हाथों हमें लेगा वो? बाकी तो जिसके जोर पे वो है, तो जाहिर है वो जिसके जोर पे है तो वो तो बातें तो करेंगे, लेकिन काम तो वो नहीं कर सकते ना, उनके पास कोई इख्तियार है। किसके जोर पे है सर? आपको भी पता है, एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे है ना। खैर, एस्टेब्लिशमेंट के तो उनके पास क्या है, वो जब जिस तरीके से अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें आप देखें किस तरह की प्री पोल रिगिंग। फिर आप हुकूमत के अगर लाइक ही देखते हैं कि बड़े लायक लोग हैं, तो इनसे तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक इशू हल नहीं हो रहा है। ये तो इनके हालात है। जब आप पूरी दुनिया की सालसी कर रहे हैं, आप अपने अपोजिशन के साथ सालसी नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा करें ये इनका कोई वो नहीं है। बस जो जहां से हो रहा है बस ये भी तो हो सकता है ना, ऑपोजिशन करना ही नहीं चाह रही सर। देखिए, अपोजिशन तो जाहिर है हमेशा आपको पता है कि जो बात करती है वो अपने उस मफाद में भी करती है, मुल्क के मफाद की बात भी करती है। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुल्क का माहौल बेहतर करे ताकि पहिया चले, मईशत का पहिया चले। देखिए, हमें एक तरफ कर दें, 26 नवंबर के बाद तो हमने कोई रुकावट नहीं डाली ना इनके लिए। इसके बावजूद आप देखें कि तिजारती खसारा बढ़ रहा है, इसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, इसके बावजूद आपके कारखाने बंद हो रहे हैं। तो जब कारखाने बंद हो रहे हैं ना जिस मुल्क में, और इन्वेस्टर भाग रहा हो, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर मैं क्या कह सकता हूं? यूसुफजई साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है सर। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। यूसुफजई साहब, शौकत यूसुफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हुकूमत की जानिब से माली साल 2026-27 के बजट में एक तरफ टैक्सेस की भरमार और नए माली बोझ पर शदीद तनकीद की जा रही है, तो दूसरी जानिब इंपोर्टेड गाड़ियों, सोलर पैनल्स और इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ में कमी के ऐलानात ने एक नई बहस को छेड़ दिया है।
सवाल ये कि क्या ये वाकई अवामी रिलीफ है या फिर बजट पर होने वाली तनकीद का दबाव कम करने की एक हिकमत अमली है। सबसे पहले गाड़ियों के शोबे को देखा जाए तो हुकूमत ने 1 जुलाई से मुख्तलिफ कैटेगरीज की दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्सेस में नुमाया कमी का ऐलान किया है। जैसा कि 850 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक गाड़ियों पर मजमूई टैक्सेस में बड़ी कमी की गई है, जबकि 1800 सीसी गाड़ियों पर मजमूई ड्यूटी और टैक्स की शरह 156% से कम करके 74% कर दी गई है। फिर 1500 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर यह शरह 91% से कम करके 57% मुकर्रर की गई है। इसी तरह 1000 से 1500 सीसी तक की दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्स 76% कम करके 52% कर दिए गए हैं, जबकि 850 सीसी गाड़ियों पर यह शरह 66% से कम करके 42% तक लाई जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब 2000 सीसी से ज़ायद गाड़ियों पर 86 से 92% तक ड्यूटी बरकरार रखकर हुकूमत ने यह वाज़ेह पैगाम भी दिया है कि लग्जरी दरामदात की हौसला अफजाई नहीं की जाएगी। इसी तरह सोलर पैनल्स के हवाले से सूरत हाल दिलचस्प है। बजट से पहले मार्केट में यह तासुर दिया जा रहा था कि सोलर सिस्टम्स पर सेल्स टैक्स से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है, जिसके बायस इंपोर्टेड और जो डीलर्स ने कीमतों में मसनूई इजाफा कर दिया था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब सोलर प्लेट्स की कीमतों में हज़ारों रुपए कमी देखी जा रही है, जबकि लिथियम बैटरियों की कीमतों में भी नुमाया कमी की तवक्को जाहिर की जा रही है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुतवस्सित तबके को हो सकता है, जो बढ़ते हुए बिजली के बिलों से बचने के लिए सोलर तवानाई की तरफ जा रहा है। अगर कीमतें मज़ीद कम होती हैं तो मुल्क में मुतबादिल तवानाई के फ़रोग़ की रफ्तार भी तेज़ हो सकती है। तीसरा अहम शोबा मोबाइल फ़ोन्स का है, जहां इंपोर्टेड फ़ोन्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 20% कमी की गई है। इस फैसले से महंगे स्मार्टफोन्स की कीमतों में कमी मुतवक्के है और सारिफीन को जो फ़ी फ़ोन है वो हज़ारों रुपए तक का रिलीफ भी मिल सकता है। हुकूमत शायद ये समझती है कि डिजिटल इकॉनमी के दौर में मोबाइल फ़ोन अब लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुके हैं, इसलिए इस शोबे में नरमी, कारोबारी सरगर्मी और डिजिटलाइजेशन को भी फ़रोग़ दे सकती है। ताहम असल सवाल ये है कि हुकूमत इन शोबों में रिलीफ देकर क्या तासुर देना चाहती है। बज़ाहिर हुकूमत ये पैगाम देना चाहती है कि बजट मुकम्मल तौर पर अवाम दुश्मन नहीं और कुछ ऐसे शोबों में आसानियाँ पैदा की जा रही हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी से है। गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स और सोलर सिस्टम्स ऐसे शोबे हैं जिनका ताल्लुक़ रोज़मर्रा ज़रूरियात और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी से जुड़ चुका है। इसलिए इनमें रिलीफ सियासी तौर पर भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन माशी उसूल भी ये कहते हैं कि अगर हुकूमत किसी शोबे में टैक्स कम करती है तो रेवेन्यू का खसारा कहीं ना कहीं से पूरा करना पड़ता है। पाकिस्तान पहले ही मालियाती खसारे, कर्ज़ों की अदायगी और IMF की शराइत जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ऐसे में इम्कान मौजूद है कि इन शोबों में दी जाने वाली रियायतों का बोझ बिलवास्ता तौर पर दीगर शोबों पर नए टैक्सेस या मौजूदा टैक्सेस में इजाफे की सूरत में मुंतकिल किया जाए। यही वजह है कि नाक़दीन सवाल उठा रहे हैं, क्या ये रिलीफ मुस्तकिल माशी पॉलिसी का हिस्सा है या फिर चंद मखसूस शोबों में रियायत देकर मजमूई बजट पर होने वाली तनकीद का दबाव कम करने की एक कोशिश है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो गाड़ियों, सोलर पैनल्स और मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्सेस में कमी से मार्केट में सरगर्मी बढ़ने, कीमतों में कमी और सारिफीन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान ज़रूर है। ताहम असल कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि आया हुकूमत इस रिलीफ के साथ दीगर शोबों पर इजाफी माली बोझ नहीं डालती या फिर एक हाथ से दी गई रियायत दूसरे हाथ से वापस ले ली जाती है। यही सवाल आने वाले महीनों में इस पॉलिसी की कामयाबी या नाकामी का असल पैमाना बनेगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल आस्पेक्ट है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सरगोदा की मासूम मुंतहा ज़हरा का दर्दनाक कत्ल सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा सानहा है जिसने हर हसास दिल को खून के आंसू रुलाया है। ये वाक़या सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल ये सोचकर कांप उठता है कि आखिर एक मासूम बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी कैसे की जा सकती है। मुंतहा ज़हरा की उम्र सिर्फ 8 साल थी। वो अपनी माँ की आंखों का तारा और अपने बाप की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। इस दर्दनाक सानहे वाले दिन भी घर का माहौल बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। सुबह का वक्त था, चाय बन रही थी, लेकिन घर में चीनी ख़त्म हो चुकी थी। माँ ने मोहब्बत भरे अंदाज में अपनी नन्ही बेटी से कहा कि बेटा सामने वाली दुकान से चीनी ले आओ। मुंतहा खुशी खुशी घर से निकली। शायद उसे ये एहसास था कि वो अपनी माँ का एक छोटा सा काम कर रही है। उसके नन्हे हाथों में चंद रुपए थे और दिल में घर वापस जाकर माँ के साथ नाश्ता करने की ख्वाहिश थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये चंद कदमों का सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। वो मासूम बच्ची जो घर से ये सोचकर निकली थी कि वो चंद मिनट में वापस आकर माँ के साथ चाय पीगी, उसे क्या खबर थी कि चंद कदम आगे इंसानों के रूप में छुपे दरिंदे उसकी घात लगाए बैठे हैं। उसे क्या मालूम था कि जिस दुकान की तरफ वो जा रही है वही जगह उसकी ज़िंदगी का आखिरी मकाम बन जाएगी। एक माँ ने अपनी बेटी को चीनी लेने भेजा था, लेकिन वापस उस माँ के हिस्से में चीनी नहीं, अपनी बेटी का जनाजा आया।
जब मुंतहा काफ़ी देर तक वापस ना आई तो पहले घर वालों ने यही समझा कि शायद वो रास्ते में किसी जानने वाले से बात करने रुक गई होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया माँ की बेचैनी बढ़ती गई। दरवाजे की तरफ उठने वाली हर नज़र नाकामी के साथ वापस लौट रही थी। इसी दौरान बाप के दिल में खौफ ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। फिर तलाश का सिलसिला शुरू हुआ, गलियां छानी गईं, बाज़ारों में पूछगछ की गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मासूम मुंतहा एक ऐसे जुल्म का शिकार हो चुकी है जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाए। फिर सीसीटीवी फुटेज ने तफ्तीश का नया रुख मुतय्यन किया। फुटेज में मुंतहा को आखिरी बार एक किराना स्टोर में दाखिल होते हुए देखा गया। उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आई। पुलिस जब उस दुकान तक पहुंची और इमारत की जामे तलाशी ली गई तो एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया जिसने पूरे शहर को सोग में मुब्तला कर दिया। इमारत की बालाई मंजिल से मासूम मुंतहा की लाश बरामद हुई। वो नन्ही कली जो चंद लम्हे पहले ज़िंदगी से भरपूर थी, वो अब जुल्म और सफाकियत का निशाना बन चुकी थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान ने इस मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि वो नन्ही जान कितनी खौफजदा हुई होगी। उसने अपनी जान बचाने के लिए लाना शुरू किया होगा, मदद के लिए पुकारा होगा, अपनी माँ को आवाज़ दी होगी, अपने बाप को याद किया होगा, लेकिन वहाँ उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। जब उसने मज़ाहमत की तो दरिंदों ने उसकी ज़िंदगी ही छीन ली। ये सिर्फ एक बच्ची का कत्ल नहीं था, बल्कि मासूमियत, इंसानियत और माशरती अक़दार का कत्ल था। फिर इस वाक़े के बाद मरकज़ी मुलजिम मोहम्मद अरसलान मौके से फ़रार हुआ, लेकिन कानून के शिकंजे से ज़्यादा देर तक बच नहीं सका। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ शवाहिद की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। बादज़ा केस में मज़ीद पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब दीगर मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया गया, और उम्मीद है कि हिरासत में लेकर मुलजिमान को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी, निशाने इबरत बनाया जाएगा और इसको एक टेस्ट केस बनाया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा मकरू आदमी ये करने का मत सोचे। मुक़य्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने कि इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।